आमतौर पर हम हेल्थ केयर को ना एक रिपेयर शॉप की तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मरम्मत की दुकान की तरह। मतलब जब शरीर में कुछ टूट जाता है या कोई बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है, तभी लोग डॉक्टर या अस्पताल का रुख करते हैं। सही कहा, जब तक इमरजेंसी ना हो कोई अस्पताल नहीं जाना चाहता। बिल्कुल, लेकिन सोचिए क्या हो अगर ये रिपेयर शॉप किसी इंजन के सीज होने से हफ्तों पहले ही आपको अलर्ट दे दे। अरे वाह, मतलब एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह। एकदम सही। क्या हो अगर हेल्थ केयर सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत ना होकर एक पूरा इकोसिस्टम बन जाए, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के बीमार होने से पहले ही सक्रिय हो जाए। ये तो हेल्थ केयर का पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है ना? और आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य फोकस यही आइडिया है। आज हम अपोलो हॉस्पिटल्स की पूरी जर्नी को एनालाइज कर रहे हैं, जो कि 1983 के एक सिंगल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से शुरू हुई थी। हाँ, और आज एक विशाल इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन चुका है। हमारे पास इसे समझने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज हैं, जैसे कि उनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और टॉप मैनेजमेंट के इंटरव्यूज। बिल्कुल, और साथ ही वर्ल्ड बैंक यानी आईएफसी की एक बहुत ही इन डेप्थ केस स्टडी और स्टर्न इनवायो का एक डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस भी है। तो आज हमारा मिशन क्या है? आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे उनका हब एंड स्पोक मॉडल, उनका कंटिन्यूम ऑफ केयर का सिद्धांत और उनकी अनोखी बिजनेस स्ट्रेटेजी ने भारत में हेल्थ केयर के पूरे ढांचे को बदल कर रख दिया है। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है ना, वो ये है कि ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। मतलब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी ने 1983 में इसकी शुरुआत की थी। जी बिल्कुल, और जब उन्होंने इसे शुरू किया था तब ये भारत का पहला कॉर्पोरेट अस्पताल था। उस समय किसी ने इतने बड़े स्तर पर प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में सोचा तक नहीं था। हाँ, उस समय लोग या तो पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों पर निर्भर थे या फिर मोहल्ले के छोटे प्राइवेट क्लिनिक्स पर। सही कहा, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। अपोलो अब सिर्फ एक अस्पताल की इमारत तक सीमित नहीं है। तो अब ये क्या बन गया है? ये अब एशिया का सबसे प्रमुख इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन गया है। मतलब अभी एक ऐसा जाल है जिसमें प्राइमरी केयर, डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसी और रिटेल हेल्थ मॉडल्स सब आपस में जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि यही से वो टर्निंग पॉइंट आता है जहां एक बड़ा कॉर्पोरेट अस्पताल मरीजों के घर के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर किसी को सिर्फ एक रूटीन चेकअप कराना है या हल्का बुखार है, तो कोई भी व्यक्ति उस बड़े भीड़-भाड़ वाले मेन अस्पताल में नहीं जाना चाहेगा। वहाँ पार्किंग ढूंढना ही अपने आप में एक बीमारी है। एकदम सही। और इसी गैप को भरने के लिए साल 2000 में अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड यानी AHLL की स्थापना की गई थी। अच्छा, तो ये उनका पहला कदम था इलाज को घर तक ले जाने का। हाँ, इसके पीछे का विजन बहुत स्पष्ट था। इलाज को सिर्फ इमरजेंसी या गंभीर बीमारियों तक सीमित न रखकर उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। और इसी को वे कंटिन्यूम ऑफ केयर कहते हैं ना? जी, मरीजों के साथ हमेशा जुड़े रहना। हमारे सोर्सेज में आईएफसी की जो केस स्टडी है उसमें मिस्टर श्रीनिवास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। ओहो, वो केस स्टडी, वो इस कंटिन्यूम ऑफ केयर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिकोड कर देती है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। क्या आप उस केस को थोड़ा समझा सकती हैं? जरूर। मिस्टर श्रीनिवास का मामला इस पूरे हब एंड स्पोक मॉडल को प्रैक्टिकली समझने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हुआ ये कि उन्हें अचानक घर पर एक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा, जो बाद में हार्ट अटैक निकला, राइट? बिल्कुल। अब सोचिए, पारंपरिक तरीके में क्या होता है? घर वाले पैनिक करते हैं, किसी दूर के बड़े अस्पताल की तरफ भागते हैं, फिर रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाते हैं। और उस गोल्डन आवर में बहुत कीमती समय बर्बाद हो जाता है। हार्ट अटैक में तो हर एक मिनट जरूरी होता है। तो मिस्टर श्रीनिवास के केस में अलग क्या हुआ? उनके केस में उन्हें तुरंत उनके घर के बिल्कुल पास मौजूद अपोलो क्लिनिक ले जाया गया, जो कि इस मॉडल में एक स्पोक है। एक मिनट, उन्हें सीधे बड़े अस्पताल ले जाने के बजाय उस छोटे क्लिनिक में ले गए? वहाँ तो हार्ट सर्जरी की सुविधा नहीं होती। सुविधा नहीं होती, लेकिन वहाँ मरीज को स्टेबलाइज करने की पूरी एक्सपर्टीज होती है। अच्छा, मतलब प्राथमिक उपचार के लिए? हाँ, उस क्लिनिक में तुरंत उनका प्राथमिक उपचार हुआ, ECG हुआ और उनके वाइटल्स को स्थिर किया गया। और सबसे बड़ी बात तो इसके बाद हुई। वो क्या? जब तक उन्हें मुख्य अपोलो अस्पताल यानी हब के लिए एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था, तब तक उनका सारा मेडिकल डेटा और ECG रिपोर्ट मेन अस्पताल के इमरजेंसी रूम में पहुंच चुकी थी। अरे वाह, मतलब डॉक्टर पहले से तैयार थे? एकदम। वहां पहुंचते ही
बिना किसी पेपर वर्क या देरी के उनकी एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक पूरी की गई। ये तो सच में कमाल है। AHLL के CEO नीरज गर्ग ने इस घटना पर जो टिप्पणी की थी वो मुझे बहुत सटीक लगी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अपोलो के इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए मिले कंटिन्यूम ऑफ केयर ने ही उनकी जान बचाई। मतलब ये जो छोटे क्लिनिक और बड़े अस्पताल के बीच का तालमेल है वो सिर्फ एक बिजनेस फनल नहीं है। बिल्कुल, ये असल में क्लिनिकल आउटकम को बेहतर कर रहा है, लोगों की जान बचा रहा है। और इसी को हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। मुख्य बड़ा अस्पताल हब है जो ऑन्कोलॉजी या कार्डियोलॉजी जैसी जटिल चीजों को संभालता है, और छोटे छोटे क्लिनिक स्पोक हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। अपोलो ने सिर्फ साधारण क्लिनिक्स पर रुकने का फैसला नहीं किया। तो उन्होंने और क्या किया? उन्होंने महसूस किया कि कुछ खास तरह के मरीजों को जनरल अस्पताल के माहौल से दूर रखना ही बेहतर है। इसीलिए उन्होंने अलग अलग जरूरतों के लिए छोटे फॉर्मेट वाले सेंटर बनाए। अच्छा, जैसे कि मैटर्निटी के लिए अपोलो क्रेडल, हाँ, और शॉर्ट स्टे सर्जरी के लिए अपोलो स्पेक्ट्रा। अब यहाँ मुझे थोड़ा संशय है और मैं एक बड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। अगर हम शुद्ध बिजनेस के नजरिए से देखें ना, तो अपोलो के जो मुख्य बड़े अस्पताल हैं वो उनके सबसे बड़े रेवेन्यू जेनरेटर्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर वे अपने ही बड़े अस्पतालों के आसपास सस्ते छोटे क्लिनिक्स या अपोलो स्पेक्ट्रा जैसे सर्जरी सेंटर खोल रहे हैं, तो क्या वे अनजाने में अपने ही बड़े अस्पतालों का बिजनेस नहीं काट रहे हैं? जिसे बिजनेस की भाषा में कैनिबलाइजेशन कहते हैं। हाँ, कैनिबलाइजेशन मतलब कोई मरीज बड़े अस्पताल में महंगी सर्जरी क्यों कराएगा जब वो स्पेक्ट्रा में सस्ते में हो सकती है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, और मजे की बात यह है कि जब स्पेक्ट्रा शुरू हो रहा था तब अपोलो के अंदर भी कई डॉक्टरों को यही डर था। सच में? तो फिर उन्होंने इसे कैसे जस्टिफाई किया? हकीकत में ये कैनिबलाइजेशन नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी क्लिनिकल और ऑपरेशनल रणनीति है। देखिए, अपोलो स्पेक्ट्रा केवल ENT, जनरल सर्जरी और कुछ चुनिंदा छोटी सर्जरियों पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ मुख्य अस्पताल बेहद जटिल मामलों को देखते हैं। बिल्कुल, दोनों की टारगेट ऑडियंस ही अलग है। लेकिन फिर भी जो जनरल सर्जरी पहले बड़े अस्पताल में होती थी वो तो अब स्पेक्ट्रा में चली गई ना, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ ही होगा। सतह पर देखने में ऐसा लगता है, लेकिन असल में ये बड़े अस्पताल के लिए एक वरदान है। मैं आपको इसके दो बहुत बड़े कारण बताती हूँ। बताइए। हाँ, और चूंकि वहाँ सिर्फ प्लान्ड सर्जरियां होती हैं, इसलिए इमरजेंसी के कारण किसी का ऑपरेशन पोस्टपोन नहीं होता। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल वो कैसे? स्पेक्ट्रा में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लगभग 0 के बराबर होता है। एक मिनट, लगभग 0? किसी भी सर्जिकल सेंटर में इन्फेक्शन रेट 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि अपोलो स्पेक्ट्रा में कोई मेडिकल ICU होता ही नहीं है। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। किसी भी बड़े अस्पताल में गंभीर संक्रमण जैसे सुपरबग्स या खतरनाक बैक्टीरिया आमतौर पर मेडिकल ICU से ही फैलते हैं। हाँ, जहाँ बहुत लंबे समय से बीमार मरीज भर्ती होते हैं। बिल्कुल, स्पेक्ट्रा में मरीज आता है, उसकी रूटीन सर्जरी होती है और वो 1 या 2 दिन में घर चला जाता है। वहाँ कोई गंभीर रूप से संक्रामक मरीज नहीं होता। तो ये बड़े अस्पतालों का बिजनेस काटने के बजाय सिस्टम को डीक्लटर कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। बड़े अस्पताल के महंगे बेड और ICU उन मरीजों के लिए खाली हो जाते जिन्हें सच में उनकी जरूरत है, और छोटी सर्जरियां स्पेक्ट्रा में सस्ते और सुरक्षित तरीके से निपट जाती है। हाँ, दोनों तरफ से फायदा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब आप इतने सारे क्लिनिक्स, क्रैडल और स्पेक्ट्रा का नेटवर्क बना रहे होते हैं तो उसे तेजी से पूरे देश में फैलाने के लिए एक अलग ही रणनीति चाहिए होती है। बिल्कुल, आप हर जगह खुद जमीन खरीदकर बिल्डिंग नहीं बना सकते। वही ना, सोर्सेज से पता चलता है कि अपोलो ने इस विस्तार के लिए जो फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया उसमें उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला बिजनेस मूव लिया। वो क्या था? उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स की फ्रेंचाइजी देने के लिए जानबूझकर नॉन मेडिकल लोगों को चुना। मतलब ऐसे बिजनेसमैन जो IT, रियल एस्टेट या अन्य सर्विस सेक्टर से आते हैं। हाँ, डॉक्टरों को नहीं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट को चलाने के लिए मुख्य शेफ की बजाय एक शानदार होटल मैनेजर को काम पर रखा जाए। सुनने में अजीब लगता है। मुझे तो लगता है कि हेल्थ केयर में रियल एस्टेट वालों को क्लिनिक सौंपना एक बहुत बड़ा रिस्क है, नहीं? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये फैसला काफी तार्किक लगता है। दरअसल रिसर्च और उनके अपने दशकों के अनुभव से ये बात सामने आई थी कि
कि एक बेहतरीन डॉक्टर जरूरी नहीं कि एक बेहतरीन मैनेजर भी हो। बिल्कुल वही। डॉक्टर क्लिनिक तो खोल लेते हैं, लेकिन एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक चलाने का जो सिरदर्द होता है, जैसे रियल एस्टेट नेगोशिएट करना, मार्केटिंग कैंपेन चलाना या बिलिंग सॉफ्टवेयर मैनेज करना, और यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट के छुट्टी पर जाने पर बैकअप खोजना भी, हाँ। इन सब को मैनेज करने में डॉक्टर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सही बात है। एक सर्जन जिसने 10 साल मेडिकल की पढ़ाई की है, उसे आप इन्वेंट्री और सप्लाई चेन में उलझा देंगे तो उसका फोकस तो मरीजों से हट ही जाएगा। वही तो पॉइंट है। इसीलिए जब नॉन मेडिकल बिजनेसमैन फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वे उस क्लिनिक में एक विशुद्ध सर्विस और ऑपरेशनल माइंडसेट लेकर आते हैं। अच्छा, वे सिर्फ बिजनेस संभालते हैं? हाँ, वे बिजनेस ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और स्टाफ मैनेजमेंट को बहुत कुशलता से चलाते हैं। और इलाज कौन करता है? जो क्लिनिकल काम है वो पूरी तरह से वहाँ काम करने वाले डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर सिर्फ आते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं और उन्हें मैनेजमेंट की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। हालांकि सोर्सेज बताते हैं कि ये नियम सभी जगह लागू नहीं होता। जी, सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक्स जैसे कि अपोलो शुगर के लिए उनकी रणनीति बिल्कुल अलग है। वो कैसे? अपोलो शुगर जैसे मॉडल्स के लिए वे सीधे सीनियर डॉक्टरों जैसे कि जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ पार्टनरशिप करते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ बिजनेसमैन क्यों नहीं? समझ गया। लेकिन फिर वही सवाल आता है क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल तो हेल्थ केयर में सबसे जरूरी है। बिल्कुल। जब आप फ्रेंचाइजी मॉडल पर पूरे देश में सैकड़ों सेंटर खोल रहे हैं और वो भी नॉन मेडिकल लोगों के साथ, तो क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यह एक बहुत बड़ा रिस्क है। हेल्थ केयर कोई बर्गर की फ्रेंचाइजी तो है नहीं। यहाँ एक गलत डायग्नोसिस से मरीज की जान जा सकती है और ब्रांड इमेज तबाह हो सकती है। इस बात को अपोलो मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह समझता है, इसीलिए उन्होंने फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए एक बहुत ही सख्त फ्रेमवर्क बनाया है। कैसा फ्रेमवर्क? ओनर्स को सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें बाकायदा IIM बैंगलोर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह, IIM बैंगलोर से ट्रेनिंग, ये तो काफी सीरियस इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। और इसके अलावा क्लिनिक्स का लगातार कठोर ऑडिट भी होता है। और अगर हम डायग्नोस्टिक्स की बात करें, वहाँ तो सबसे ज्यादा गलतियां होने की गुंजाइश रहती है। वहाँ उन्होंने तकनीक के जरिए इंसानी दखल को ही कम कर दिया है। तकनीक के जरिए कैसे? कोई उदाहरण है? एक बहुत ही बेसिक लेकिन अहम बदलाव का उदाहरण लेते हैं। पहले जहाँ खून निकालने के लिए पुरानी सिरिंज और जेनेरिक ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, उसमें मानवीय गलती की बहुत गुंजाइश थी। जैसे सैंपल मिक्स हो जाना या ट्यूब पर नाम गलत लिख जाना। बिल्कुल, ये आम बात थी। तो अपोलो ने इस पूरी प्रक्रिया में बारकोडेड वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया। सिर्फ एक बारकोड लगा देने से क्लिनिकल आउटकम पर क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। मेडिकल साइंस में लगभग 70% क्लिनिकल फैसले डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर ही आधारित होते हैं। हाँ, अगर रिपोर्ट गलत है तो इलाज भी गलत होगा। बारकोडेड वैक्यूम ट्यूब से ये सुनिश्चित होता है कि जैसे ही मरीज का खून लिया गया, उस पर मरीज की यूनिक ID का बारकोड लग जाता है। अच्छा, फिर वो लैब में जाता है? जी, अब वो सैंपल जब लैब की ऑटोमेटेड मशीनों में जाता है, तो मशीनें खुद उस बारकोड को स्कैन करती हैं और बिना किसी इंसानी दखल के उसे प्रोसेस करती हैं। मतलब कोई मैनुअल एंट्री नहीं होती? नहीं, इससे सैंपल मिक्स होने या खराब होने का रिस्क लगभग खत्म हो जाता है और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये तो हुई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, हब एंड स्पोक मॉडल, क्लिनिक्स और बारकोड्स। लेकिन आज के समय में फिजिकल इमारतें खड़ी करने की भी एक सीमा है। बिल्कुल, आप हर नुक्कड़ पर एक अस्पताल नहीं खोल सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मरीज फ्रेंचाइजी क्लिनिक में जाता है और फिर मेन अस्पताल में जाता है, तो इन दोनों जगहों के बीच उस मरीज का डेटा कैसे ट्रैवल करता है? यही वो जगह है जहां अपोलो ने 2021 में एक मास्टर स्ट्रोक चला। क्या किया उन्होंने? उन्होंने समझ लिया था कि फिजिकल एक्सपेंशन की एक लिमिट है, इसलिए उन्होंने अपोलो हेल्थ को की स्थापना की। अच्छा। इसमें उन्होंने अपनी विशाल अपोलो फार्मेसी चेन और अपने डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7 का विलय कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इस एक कदम ने उन्हें सिर्फ एक अस्पताल से एक ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म में बदल दिया। ओमनी चैनल सुनने में एक बहुत भारी बज़वर्ड लगता है, लेकिन एक आम मरीज के लिए इसका क्या अनुभव है? मैं आपको समझाती हूँ। याद है वो दिन जब किसी भी नए डॉक्टर के पास जाने के लिए हमें पुरानी ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरे और प्रिस्क्रिप्शंस की एक मोटी सी फाइल साथ ले जानी पड़ती थी? हाँ यार, वो फाइल तो हमेशा घर पर भूल जाने का डर रहता था। बिल्कुल, और अपोलो का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसी फाइल को खत्म करने के बारे में है। ओहो, तो वो कैसे काम करता है? उन्होंने एक क्लाउड बेस्ड डेटाबेस तैयार किया है
और हर मरीज को एक यूनिक पेशेंट आईडी दी जाती है। आधार कार्ड की तरह। हाँ, अब सोचिए, एक मरीज अपोलो 247 ऐप पर ऑनलाइन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता है। डॉक्टर उसे कुछ ब्लड टेस्ट और दवाइयाँ लिखता है। ठीक है। वो मरीज अपोलो डायग्नोस्टिक्स में टेस्ट कराता है और अपोलो फार्मेसी से दवा लेता है। अब अगर कल को उसकी तबीयत बिगड़ती है और उसे मुख्य अस्पताल के इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है, तो वहाँ के डॉक्टरों को उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। उस यूनिक आईडी में उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, कल की ब्लड रिपोर्ट और चल रही दवाइयों की लिस्ट पहले से मौजूद है। ये डेटा का फ्लो वाकई कमाल का है और सोर्सेज में इस डेटा के जरिए क्रॉस मार्केटिंग का भी एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो मेटफॉर्मिन वाला उदाहरण है ना? हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपोलो फार्मेसी से जाकर पहली बार मेटफॉर्मिन या कोई और डायबिटीज की दवा खरीदता है, तो बैकएंड के सिस्टम को तुरंत पता चल गया कि ये व्यक्ति डायबिटिक है। एकदम सही। तो कुछ ही समय में उस व्यक्ति को अपोलो शुगर के क्लिनिक्स और उनके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की जानकारी भेज दी जाती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट क्रॉस सेलिंग है। और सिर्फ यही नहीं, अगर कोई महिला अपोलो क्रैडल में जाती है तो उन्हें नेचुरल इज प्राइसलेस अभियान के बारे में बताया जाता है। ये अभियान किस बारे में है? ये उन्हें गर्भावस्था के दौरान वजन को नियंत्रित रखकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए गाइड करता है। और यही असल में प्रिवेंटिव केयर है। प्रिवेंटिव केयर मतलब बीमारी को पहले ही रोक देना। हाँ, अपोलो का फोकस अब सिर्फ बीमारी ठीक करने पर नहीं, बल्कि हेल्थ चेक्स के जरिए बीमारी को गंभीर होने से पहले पकड़ने पर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसके कोई ठोस नतीजे मिले हैं? बिल्कुल। उनके डेटा के अनुसार इन हेल्थ चेक्स के जरिए 6% लोग ऐसे पाए गए जिन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें डायबिटीज है। सच में? 6%? हाँ। और 9% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर पकड़ा गया, जिन्हें इसका कोई आइडिया ही नहीं था। जी। जब आप इन बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं तो मरीज के लिए इलाज बहुत सस्ता और आसान हो जाता है। और अपोलो के लिए? अपोलो के लिए वो मरीज उनके इकोसिस्टम का एक लाइफ टाइम मेंबर बन जाता है। दोनों का फायदा। सुनीता रेड्डी के उस इंटरव्यू का हवाला देना भी यहाँ बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि अपोलो अब टियर 2 और टियर 3 शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी और इंदौर में बहुत तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। हाँ, क्योंकि मेट्रो शहरों में तो मार्केट काफी सैचुरेट हो चुका है। बिल्कुल। उनका लक्ष्य आने वाले समय में 4500 नए बेड्स जोड़ना है। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा दिया कि इन शहरों से देश की 35% जीडीपी आती है। और इन टियर 2 और टियर 3 शहरों में जाने का उनका फैसला वित्तीय रूप से भी बहुत सफल साबित हो रहा है। वित्तीय रूप से कैसे? मतलब वहाँ तो लोग शायद उतना खर्च नहीं कर पाते होंगे। अगर हम उनके ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो इन नए अस्पतालों से उन्हें 22% से अधिक का रिटर्न मिल रहा है। 22%? और जो पुराने अस्पताल हैं, जो उनके पुराने और मेट्रो शहरों में जमे हुए अस्पताल हैं, वहाँ की ग्रोथ रेट 12-13% के आसपास है। अरे वाह! मतलब आसान भाषा में कहें तो इन छोटे शहरों में लगाए गए हर 100 रुपए पर वे 22 रुपए से ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कि हेल्थ केयर जैसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में बहुत शानदार माना जाता है। तो जब कोई कंपनी इतने बड़े पैमाने पर एक पूरे इकोसिस्टम को खुद बिल्ड कर रही है, नए शहर, डिजिटल एप्स, फ्रेंचाइजी क्लिनिक्स, तो इस सब के लिए बहुत भारी भरकम फंडिंग की जरूरत होती होगी। जाहिर सी बात है। तो बाजार और इन्वेस्टर्स इस रणनीति को कैसे देखते हैं? वित्तीय नजरिए से अपोलो एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हमारे पास जो स्टर्न NYU की रिपोर्ट है, उसका डेटा इस बात की गवाही देता है। उस रिपोर्ट में क्या खास है? उस रिपोर्ट के मुताबिक अपोलो का जेनसन अल्फा 27.55% है। जिनसन अल्फा, फाइनेंस की दुनिया के बाहर के लोगों के लिए इसे थोड़ा समझाएंगी? जरूर। जेनसन अल्फा ये मापता है कि किसी कंपनी ने अपने रिस्क के मुकाबले शेयर बाजार के सामान्य प्रदर्शन से कितना बेहतर रिटर्न दिया है। अच्छा, मतलब मार्केट बेंचमार्क से कितना ऊपर? हाँ, तो 27.55 का मतलब है कि वे सिर्फ बाजार को बीट नहीं कर रहे, बल्कि अपने निवेशकों के लिए असाधारण वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। बहुत खूब। उस रिपोर्ट में उनके कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी का भी जिक्र है? जी, उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.67% बताया गया है। मतलब मार्केट से जो पैसा वो उठाते हैं उसकी लागत लगभग 10.5% है। हाँ, लेकिन उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाकर जो वो रिटर्न कमा रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हेल्थ केयर एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी भी नए प्रोजेक्ट जैसे एक नया अस्पताल बनाने में सालों लग जाते हैं और उससे मुनाफा आने में और भी लंबा समय लगता है।
जिसे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो तो वो ब्याज के बोझ तले दब सकती है। लेकिन अपोलो के मामले में ऐसा नहीं है। इतने बड़े विस्तार के बावजूद उनका नेट डेट टू इक्विटी अनुपात केवल 5.2% है। सिर्फ 5.2%? इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बावजूद इतना कम कर्ज कैसे संभव है? क्योंकि उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वे बहुत ही समझदारी से लंबी अवधि के फिक्स्ड रेट वाले रुपए के ऋण पर भरोसा करते हैं। फिक्स्ड रेट का मतलब कि ब्याज दरें बदलेंगी नहीं? हाँ, INR लोन्स। फिक्स्ड रेट होने की वजह से उन्हें ग्लोबल मार्केट में ब्याज दरों के उतार चढ़ाव का कोई अचानक झटका नहीं लगता। और उनके पास कैश फ्लो इतना मजबूत है कि उन्हें अपनी विस्तार योजनाओं के लिए अंधाधुंध कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एकदम सही। तो कुल मिलाकर ये मजबूत वित्तीय स्थिति ही उन्हें आजादी देती है कि वे बनी बनाई कंपनियों को सिर्फ खरीदने के बजाय खुद सब कुछ स्क्रैच से बनाने पर फोकस कर सकें। जी, बाय वर्सेस बिल्ड स्ट्रैटेजी में वे बिल्ड को चुनते हैं। और प्रिवेंटिव केयर तथा डिजिटल हेल्थ में ये जो लंबे दाव वे खेल रहे हैं वो इसी वित्तीय मजबूती की बदौलत संभव है। बिल्कुल। अपोलो की ये केस स्टडी सिर्फ एक अस्पताल की सफलता की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक मास्टर क्लास है जो बिजनेस मॉडल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और हेल्थ केयर के भविष्य को समझना चाहता है। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। उन्होंने ये साबित किया है कि हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ एक बीमार इंसान का इलाज करना नहीं है, बल्कि उसे हमेशा स्वस्थ रखने के लिए एक पूरा डेटा ड्रिवन और फिजिकल इकोसिस्टम खड़ा करना है। और यही आज के हमारे डिस्कशन का असली सार है। एक बीमार इंसान को सिर्फ ठीक करने से लेकर उसे जीवन भर स्वस्थ रखने का ये नया हब एंड स्पोक और डिजिटल मॉडल सच में हेल्थ केयर को रीडिफाइन कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाते जाते हमारे पास सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। वो क्या? अगर हेल्थ केयर का भविष्य ऐसे ही प्रिवेंटिव केयर, डिजिटल मॉनिटरिंग और घर बैठे इलाज की तरफ बढ़ता रहा, जहां लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से पहले ही डेटा और अलर्ट्स के जरिए रोक लिया जाएगा, जो कि इस मॉडल का मुख्य लक्ष्य है। हाँ, तो क्या अस्पतालों का भविष्य इसी बात में छिपा है कि वे खुद अपने ही बेड्स को जानबूझकर खाली रखने की तकनीक पर काम कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही पैराडॉक्सिकल विचार है ना? क्या आने वाले समय में सबसे सफल अस्पताल वही कहलाएगा जिसकी मुख्य बिल्डिंग में सबसे कम मरीज भर्ती हों? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।